हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है जय शक्ति और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको बायो से रिलेटेड में सारे कंटेंट को मैं जो भी बायो के हैं, वो मैं कवर करने वाला हूँ। मैं अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो मैं बैचलर ऑफ साइंस से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैंने 2016 में मैंने जेईई मेंस की एंट्रेंस को क्वालीफाई किया है। यहाँ पे मैं आपके सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं बात करूँ तो ये जो सीरीज़ है, मैं इसमें बायो के पूरे डिटेल हमें लग रहा है कि 14-15 लेक्चर जाएँगे और ये सारे आपके बायो कंप्लीट हो जाएँगे। अगर कोई बच्चा 2-3-4 लेक्चर कंप्लीट करते हैं मेरे सेल से, ठीक है? मेरे बायो के कंटेंट को देखते हैं, उसके बाद वो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के जिस चीज़ की भी अगर वो तैयारी कर रहे हों, चाहे वो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों, बिहार दरोगा, बिहार एसआई, अगर हम बात करें ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का कुछ दिन में पेपर होने वाला है, अगर उनकी प्रीवियस ईयर, ये तो बीएसओ तो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। और अनदर मैं बात करूँ, अनदर जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे डिफेंस के हो गए, एनडीए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए। अगर आप मेरे लेक्चर के अगर 4 लेक्चर भी किए हुए हैं, उन्हें उठाइए, आप उनको लगाना स्टार्ट कीजिए। अगर आपसे कंप्लीटली लग रहे हैं, 80% क्वेश्चन लग जा रहे हैं, मोस्टली 50, 60, 70, 80 के अप्रॉक्स में लग जा रहे हैं, 60 प्लस, आप सही कर रहे हैं, आप एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस अच्छे करेंगे। ठीक है? तो हम इस लेक्चर के साथ-साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखने की कोशिश करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी हम इसके साथ-साथ लेक्चर के साथ-साथ कुछ क्वेश्चन भी करने का कोशिश करेंगे। आप उस क्वेश्चन का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है? तो कुछ यहाँ पे आइए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक? यहाँ पे कुछ एनिमल सेल से रिलेटेड डायग्राम दिए हुए हैं, इस चीज़ को देख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है? स्मूथ इंडोरेक्टिकुलम कैसा होता है, इसकी डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है? एक बार आप इन सारी डायग्रामों को, गोल्गी बॉडीज का क्या वर्क है मैं आगे बताऊंगा, साइटोप्लाज्म क्या है ये भी मैं आगे बताऊंगा। आप एक बार सिर्फ नॉर्मली ये सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रोल क्या है, ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है, इन सारी चीज को एक बार आप देख लीजिएगा। एग्जाम में कई बार ये देखिए, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस ये दोनों कई बार पूछे एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या। ठीक है ना? न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं न्यूक्लियोस। ठीक है? इसे देख लीजिएगा। सेल मेम्ब्रेन ये बार बार आएगा, कहीं कहीं डबल सेल मेम्ब्रेन आएगा, कहीं सेल मेम्ब्रेन आएगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, एटीपी क्या होता है, ठीक है, इसे भी मैं बताऊंगा। तो एक बार आप डायग्राम देख लीजिए। अब हम अपना इंट्रोडक्शन कर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो सेल क्या है, ठीक है, तो हम लोग सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है? यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि स्टडी ऑफ सेल क्या है, तो साइटोलॉजी। और टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है? ये भी हम बताएंगे कुछ देर में कि सेल और टिश्यू में क्या अंतर है, सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है। ठीक है? तो सेल जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो भी हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो क्या है, तो सेल है। बेसिक स्ट्रक्चर उसी से होता है। हमारे लाइफ के फंक्शन यूनिट जो होते हैं वो सेल ही हैं। ठीक है? यह जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं, सेल को कहते हैं। सेल, सभी सेल जो होते हैं वो सिंगल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शन के साथ, और मिलियंस ऑफ सेल मिलके कोई एक फंक्शन को परफॉर्मेंस करने की ताकत रखते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं, कोई एक मेल है, ठीक है, और एक कोई फीमेल है, ठीक, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा, ये दोनों मिलके परफॉर्म करते हैं। ठीक है? और ये जाइगोट बनाते हैं। ठीक है? और ये जाइगोट होता है सभी जितने भी जीव हैं, ठीक है ना, इसी सिंगल सेल से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, ये हो जाता है सेल। ठीक है ना? ये सिंगल सेल से अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं सारे भी जितने, ऑल लाइफ बिलोंग, जितने भी सारे मतलब जीवन हो गए वो यहीं से अपना लाइफ की शुरुआत करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा सेल के बारे में समझा कि सेल क्या है, कैसे सेल बना। तो सेल हमारा मेल और फीमेल के जाइगोट, जो जाइगोट बन रहा है, तो सब सारे जो भी लाइफ है बिलोंग वहीं से कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे हिस्टोलॉजी मैंने बता दिया। इस टर्म को थोड़ा ध्यान रखिएगा, हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, तो टिश्यू को, और साइटोलॉजी तो ये सेल के अध्ययन को। ठीक है? और ये कई बार एग्जाम में पूछा, फ्लूइडिक कनेक्टिविटी टिश्यू किसे कहते हैं, तो ये ब्लड है। ठीक है ना? ब्लड, ध्यान में रखिएगा, ये फ्लूइडिक कनेक्टिविटी टिश्यू है।
यहाँ पे थोड़ा-सा हम एनिमल यहाँ पे मैं डिटेल तो नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा-सा हम लोग इसके बारे में भी हम लोग आगे के लेक्चर में समझेंगे, क्या है, क्या नहीं है। यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यू के बारे में थोड़ा-सा हम समझते हैं। एपिथेलियम टिश्यू जो स्किन के लेयर होते हैं ना, उसे एपिथेलियम होता है। अभी इसमें बहुत सारे लेयर आएँगे, जो हम लोग चिकन को कट करते हैं, व्हाइट-व्हाइट कलर का आप देखते होंगे, उस स्किन को क्या कहते हैं, एडोपोज़। बहुत सारे इसमें स्किन्स के भी मतलब लेयर होते हैं। जब प्रेग्नेंट औरत को काटा जाता है, तो आप देखते होंगे 7 लेयर काट के बच्चे को निकाला जाता है, ठीक है ना? 7 लेयर को कट करके बच्चों को बाहर निकाला जाता है। कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो टेंडन हो जाते हैं, कार्टिलेज हो जाते हैं, और अगर हम बात करें तो नॉन कार्टिलेज ब्लड भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू में ही आते हैं, ठीक है। मसल्स, जॉइंट मसल्स, तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। मस्कुलर टिश्यू से समझ में ही आ रहा है, मसल से बात हो रहा है, नर्व टिश्यू से नर्व से रिलेटेड बात हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे कैसे हेरिडेटरी चलते आ रही है। ये जो राइट एरो लिखे हुए हैं इसे कट कर दीजिएगा, इसका मतलब है ये एरो ऐसे आगे चलते आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हम इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सेल, सेल बना, सेल कैसे बना आपको हम बताए हैं, जाइगोट, ठीक है। फिर जाइगोट से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, हमारा ऑर्गेनिज्म। इस चीज को समझ में आ रहा है? यानी ऑर्गन ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गन सिस्टम, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हमारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्लासिफिकेशन और इसके बारे में देखेंगे, सेल ऑफ द बेसिक इवोल्यूशन के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। ये प्रोकैरियोटिक, सारे सेल्स को हम लोगों ने दो तरह में बांटा है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो भी पुराने एशियन टाइम के जो भी हमारे सेल हैं वो आ जाते हैं। ये इनकी जो अगर हम बात करें तो ये सिंपल होते हैं, ऑर्गेनाइज, ठीक है ना, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और ये यूकैरियोटिक की बात करें, इसमें प्लांट भी आ जाते हैं, एनिमल भी आ जाते हैं, ये हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें तो सिंगल लाइफ से भी सेल स्टार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें मिलियंस ऑफ सेल रहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में इसके साइज के बारे में पूछा हुआ है, तो इसका साइज ये, इसे कट करके थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 1 माइक्रो से लेके 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो 10 to 100, 10 to 100। इसके डीएनए की शेप जो होती है वो सर्कुलर होती है, ठीक है ना। कैसी होती है डीएनए की शेप, सर्कुलर, और इसकी कैसी होती है, लीनियर। सेल वॉल, सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल बना कैसे होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है पेप्टिडोग्लाइकॉन और मेर्मेरिक एसिड से। ये पूछा भी है एग्जाम में कि सेल वॉल हम लोग का बना कैसे है, ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकॉन और मरमरिक एसिड से, ये दोनों से मिलके बना है, ठीक है। अगर हम ये इसकी बात करें यूकैरियोटिक की, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं इसके, ठीक है, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इसमें होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार हम इसे सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो एक बार इसकी डायग्राम के बारे में ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया सेल वॉल, ठीक, और इसके अंदर फ्लूइडिक है थोड़े से, तो ये हो गया सेल वॉल, ठीक। ये क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल बना कैसे, पेप्टिडोग्लाइन और मर्मरिक एसिड से ये बना, ठीक, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। और जो ये इसके अंदर क्या है, ये है प्रोटोप्लाज्म, क्या है, प्रोटोप्लाज्मा। ये कैसे बना है, प्रोटोप्लाज्मा, ये कैसे बने हैं प्रोटोप्लाज्मा, तो प्रोटोप्लाज्मा बने हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा से। कैसे बने हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा, देखिए थोड़ा सा मैं अंदर जा रहा हूँ, इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्मा और इससे बने हैं साइटोप्लाज्मा, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्मा कहाँ रहते हैं, ये जो हमारा न्यूक्लियस है ना, ये देखिए, एक मिनट, ये जो न्यूक्लियस होगा, ठीक, तो न्यूक्लियोप्लाज्मा कहाँ रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर,
ये कहाँ रहेंगे? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है। और साइटोप्लाज्मा कहाँ रहेंगे? तो न्यूक्लियस के बाहर। साइटोप्लाज्मा क्या होगा? कहाँ रहेंगे? तो न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है ना। ये क्या होगा? साइटोप्लाज्मा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यहाँ पे साइटोप्लाज्मा क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मा। मैं सारे आपसे अभी क्वेश्चन के जरिए मैं पूछूंगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल कई बार पूछ चुके हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया जितने हैं, ठीक है, ये कहाँ आएंगे? तो ये आ जाएंगे प्रोकैरियोटिक में। ब्लू एल्गी ग्रीन, ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ आएंगे? प्रोकैरियोटिक में। अच्छा ये बताइए, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी शायद कहा जाता है, आप इसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को ही कहा जाता है, मैं कंफर्म हूँ। फिर माइकोप्लाज्म, ये हमारे माइकोप्लाज्म जो होते हैं सबसे बेसिक, अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, तो माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है। तो फिर अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करें, ये तो मान लो स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात करें, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है डायरेक्टली, तो ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चन ये गलत ना कीजिएगा। माइकोप्लाज्म किसे मतलब स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? तो माइकोप्लाज्म मारिएगा, आगे बढ़िएगा। फिर अगर बात करें लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात करेगा तो किसे मारेंगे हम लोग? न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन, ठीक है ना। और बिगेस्ट सेल इन ऑस्ट्रिच, अगर एग एग में अगर बात करें, अंडे अंडे में, तो ऑस्ट्रिच का सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है ना, अंडे का, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक, हाँ ये इसके बारे में देखिएगा। यूकैरियोटिक का जो एग्जाम्पल है, इसमें प्रोटिस्टा, एल्गी, फंगस, एनिमल, प्लांट सेल, प्रोटोजोआ और अमूबा। ये अमीबा सारे डिटेल इसमें, ये सारे एग्जाम्पल है इसके प्रोकैरियोटिक के, ठीक है। थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखिएगा, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हैं, इसके लीनियर होते हैं। जो मान लीजिए ये डायग्राम हो गया है, ठीक, इसकी, तो ये यहाँ पे हम इसको जो बनाए, ये बाहर वाले को हम कह दिए न्यूक्लियस, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। और जो अंदर है ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, जो हमने अभी अभी मैंने आपको यहाँ बताया, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम कहेंगे क्या? लीनियर टाइप, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्कुलर टाइप पढ़ाया था, यहाँ पे आ जाते हैं लीनियर टाइप। ये पूछते हैं, ठीक है ना, कि भाई प्रोकैरियोटिक का कैसा शेप होता है। अगर शेप पूछा प्रोकैरियोटिक का, तो हम मारेंगे सर्कुलर टाइप। कैसा होता है टाइप? प्रोकैरियोटिक का तो सर्कुलर, और यूकैरियोटिक का कैसा टाइप होता है? तो लीनियर, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म का आइडिया कौन दिया था? प्रोटोप्लाज्म का आइडिया किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था पुरकिंजे, समझ रहे हैं ना। ये पूछी हुई सारी चीजों को मैं बता रहा हूँ, एग्जाम के हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे सारे डिटेल मैंने आपको बताया इसके बारे में। ये आपको कंफर्म प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये न्यूक्लियाइड और न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाह रहा है, ये है क्या, ठीक है। तो न्यूक्लियाइड ये थोड़ा सा हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है नॉट इनक्लोज्ड, ठीक है। सर्कुलर क्रोमोसोम नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी लेयर, सच कंडीशन इज न्यूक्लियाइड कंडीशन। अच्छा एक मान लीजिए कि ये एक कमरा हो गया, ठीक है, ये मतलब सर्कुलर क्रोमोसोम है, ठीक है। और जो हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इनक्लोज नहीं है, ये किसी एक रूम में नहीं है। अगर मैं दूसरी तरफ की अगर बात करूं, तो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक। और ये किसी एक खास सेल के अंदर बंद है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनसाइड, यहाँ लिखा हुआ है यूकैरियोटिक में, ठीक है। तो अगर ये माइक्रोकॉन्ड्रिया इसी तरह विदाउट, मतलब एक एग्जांपल में कहूँ कि कोई एक रूम में बंद है, ठीक है। डीएनए जो है हमारा, डीएनए जो है वो एक, ये जो डीएनए हमारा है, डीएनए हमारा अगर रूम में बंद है, एक छोटे से कमरे में बंद है डीएनए, तो वहां पे हमारा क्या हो जाते हैं? आपको न्यूक्लियाइड जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, ठीक है। मतलब इन क्लोज क्लोज में अगर है तो न्यूक्लियस अब्सेंट होंगे,
ठीक है। अगर वो बंद है डीएनए हमारा तो न्यूक्लियस अब्सेंट है, और अगर खुला है तो वो न्यूक्लियोइड जो है वो प्रेजेंट है। इस चीज को ध्यान में रहेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोइड क्या बताना चाह रहा है, जो जो हमारा डीएनए है अगर वो इसी तरफ पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो किसी एक खास मतलब सेल के अंदर नहीं है, वो सेल खास एक सेल के अंदर नहीं बंद है, तो वो हम कर देंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब सर्कुलर नॉट इन क्लोज लेयर, उसको न्यूक्लियोइड कंडीशन कहेंगे। और न्यूक्लियोइड कंडीशन यूकैरियोटिक में अब्सेंट होता है। बस इसकी एक अगर खास बात रखें तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड अब्सेंट होते हैं, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोइड कंडीशन क्या है, एक रूम में पड़ा हुआ है हमारा डीएनए, ठीक, एक खास प्रोसेस के अंदर इनक्लोज नहीं है। अगर इनक्लोज कंडीशन में नहीं है, अगर वो बंद कमरे में नहीं है तो वो प्रेजेंट है। और अगर इसी को हम बंद कमरे में कर देते हैं अपने डीएनए को, तो वो क्या हो जाते हैं, वो अब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब नीचे हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम, ठीक है, इसमें आपको सेल ऑर्गन्स अब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। और इसमें सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गन्स अब्सेंट होते हैं। ये राइबोसोम का साइज पूछा है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा 17, और इसको कहते हैं सेपबर्ग यूनिट। ये एस का मतलब भी पूछा है, ये हमें लग रहा है शायद किसी दरोगा के एग्जाम में पूछा है कि एस यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, तो ये है सेपबर्ग जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो यूकैरियोटिक में राइबोसोम की क्या साइज होती है, तो 80 होती है। यूकैरियोटिक में 80 होती है सेपबर्ग, और प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, 70 होती है सेपबर्ग। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके थोड़ा सा सेल के हाँ, यहाँ भी ये भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये साइटोप्लाज्म की कितनी होती है, मतलब साइज क्या होती है साइटोप्लाज्म की। तो साइज जो होती है साइटोप्लाज्म की 70, नहीं, साइटोप्लाज्म की 80 होती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया की 70 सेपबर्ग होता है, क्लोरोप्लास्ट का 70 सेपबर्ग होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो जो रॉबर्ट हुक है, ये डिस्कवर किए थे सेल का, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। और इन्हें फादर ऑफ सेल बायोलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है। अगर फादर ऑफ सेल बायो भी पूछता है, बायोलॉजी भी पूछता है, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, तो हम कहेंगे रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो इन्होंने सेल सेल के टर्म को क्वाइन किया था, और इन्होंने ऑब्जर्व किया था डेड सेल के बारे में रिलेटेड। तो इस डायग्राम में थोड़ा सा हम देखेंगे भी, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है, ठीक है ना। अगर क्रॉक्स को आप अंडे के जो क्रॉक्स होते हैं, छिलके होते हैं, इनको उन्होंने, आप देखिएगा ना, जब आप अंडे खाते हैं तो अंडे को छोड़ा छिलिए, उसके अंदर ना सेल लगे हुए होते हैं, ठीक है। उस सेल को निकाल के इन्होंने जब इस टूल्स पे रखा, ठीक है, माइक्रोस्कोप पे जब इन्होंने रखा रॉबर्ट क्लाइव ने, तो उन्हें ये कुछ इस तरह से उनको दिखाई दिया। ये जो डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये है हमारे रॉबर्ट क्लाइव है। तो जब सेल को रखा तो उन्होंने उनको ये किस तरह दिखाई दिया, ये जरा सा इस पैटर्न में दिखाई दिया, और इसको उन्होंने क्या नाम दिया, ये एग्जाम में पूछा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते जैसा उन्हें थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा हम थोड़ा सा वैज्ञानिकों के नाम के बारे में भी जान लेते हैं। तो ल्यू वॉन हुक किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियो को अगर आता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो ली वॉन हुक, एंटोन वन ली वॉन हुक, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन किस चीज का किए हैं, ये डिस्कवर किया, न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और एक स्टेटमेंट दिया गया हुआ है, ठीक है, नई कोशिकाओं का निर्माण से पहले मौजूद कोशिकाओं से होती है, मतलब न्यू सेल और इस अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस से। ये किसको, इसको किसने, मतलब इस स्टेटमेंट को किसने दिया है, द विरकॉट। विरकॉट ने इनको, मतलब आप ये जैसे आते हैं, मतलब इनके स्टेटमेंट अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये पूछ सकता है, इसलिए मैंने इनके स्टेटमेंट को भी मैंने इसमें डाल दिया। और सेल थ्योरी से रिलेटेड अगर आते हैं, तो सेल थ्योरी का सिद्धांत, अगर कोशिका सिद्धांत के बारे में पूछे, तो सॉल्डेन और सॉन,
ये दोनों ने सेल थ्योरी के स्ट्रक्चर के बारे में दिया है, ठीक है ना। और प्रुकेंजे मैंने आपको ऊपर में ही बता दिया था, प्रोटोप्लाज्म का रिलेटेड आपको मैंने ऊपर में ही बताया था, प्रुकेंजे हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मा का अगर आइडिया की बात करें, किसने आइडिया प्रोटोप्लाज्मा का दिया था और पॉइंट किसने इनके नाम किया था, प्रोटोप्लाज्मा यानी जीव द्रव्य, ठीक है, वो आ जाएंगे प्रुकेंजे। और हेक्सेल, हेक्सेल क्या है, तो ये स्टार्ट किए थे ही स्टेट, इनका जो स्टेटमेंट था कि जो भी हम लोग की जो फिजिकल, एक मिनट में इसको थोड़ा हटा देता हूँ, जो भी हम लोग की प्रोटोप्लाज्मा क्या है कि जो हम लोग की फिजिकल यानी फिजिकल बेसिक बेसिक लाइफ है वो प्रोटोप्लाज्म है। क्या है, वो प्रोटोप्लाज्म है, मतलब जो भी फिजिकल बेसिक लाइफ हम लोग की मतलब होती है, ये किसके द्वारा कहा गया था फिजिकल बेसिक लाइफ, ये एग्जाम में पूछा है, ये किनके द्वारा, एक्सेल के द्वारा पूछा गया था, ठीक है। तो अब थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा इसके अंदर नीचे और भी आते हैं, न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस आपको मैंने डायग्राम में बता ही दिया था, अगर कोई स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस और इसके अंदर को कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज़्म, ठीक है? तो न्यूक्लियस, ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है? ये सर्कुलर टाइप में होते हैं, ये डबल सेम सेल, ये याद रखिएगा न्यूक्लियस के अंदर अगर ये पूछा एग्जाम में डबल मेम्ब्रेन होते हैं या नहीं होते हैं, तो होते हैं, ठीक है? ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने बताया उसके अंदर होते हैं, और ये क्रोमोसोम ये कहाँ होते हैं, इसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो आप एग्जाम में अगर पूछ देता है कि क्या न्यूक्लियोप्लाज्म ही सिर्फ होते हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर, या क्रोमोसोम भी होते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन में, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं न्यूक्लियोप्लाज्म होते होंगे, नहीं, तो क्रोमोसोम भी उसके अंदर होते हैं, ठीक है। वो ये बोथ एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होते हैं, केंद्रिका जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और इसको डिस्कवर क्यों किसने किया था न्यूक्लियोलॉस को, तो इसको किया था फोंटाना, फोंटाना इसको डिस्कवर किए थे। और इट्स हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, तो ये आरएनए को, अच्छा आरएनए के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो इसमें मैं आपको डिटेल ये भी बताऊंगा एमआरएनए का क्या काम है, टीआरएनए का क्या काम है, और ये कहा जाता है पाई आरएनए का क्या आपको काम है। ये तीनों ही आपको मैं बताऊंगा क्या ये तीनों का वर्क है, कैसे ये तीनों का फॉर्मेशन होता है, कैसे ये तीनों वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो न्यूक्लियोलॉस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये फॉर्मेशन करते हैं आरएनए को, ठीक है ना। और वेल डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों ने क्रोमोसोम के बारे में देखा, क्रोमोसोम कहाँ है, तो हमारे इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर है। और डीएनए क्या करता है, प्रेजेंट करता है, डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो हमारे क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा भाई, न्यूक्लियस से रिलेटेड आपके जितने भी कंफ्यूजन रहेंगे, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, हाँ होता है, इसका खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। फिर ये न्यूक्लियोप्लाज्म और सेंट्रोसोम ये दोनों फाउंड कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोलॉस, न्यूक्लियस यानी केंद्रिका प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा है भाई, इसे हल्के में नहीं लीजिएगा, ये पूछा है, बच्चे गलत किए हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोलॉस को डिस्कवर किसने किया, फोंटाना ने, ठीक है। और ये जो होता है न्यूक्लियोलस क्या चीज में हेल्प करता है, तो ये हमारे आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारे क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। तो एक डायग्राम हम देखते हैं, सेंट्रोसोम आपको थोड़ा सा थोड़े से में ही कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, सेंट्रोसोम क्या होता है। ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये क्या हो गया न्यूक्लियस। और इसके बगल में ये अगर डॉटेड स्ट्रक्चर जो है ना ये, ठीक है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर इसी को हम कहते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। लुक अ डार्क पॉइंट अ स्पॉट नियर अ न्यूक्लियस, इसका अगर हम डिफिनेशन बात करें तो इसका आप डिफिनेशन यही लिख लीजिए कि अगर न्यूक्लियस के बगल में एक डार्क स्पॉट की तरह दिखाई दे, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। बस इसमें कुछ है नहीं भाई, आइए थोड़ा सा ये इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नीचे में देखते हैं, ये क्या बताना चाह रहा है। तो ये पहली बार देखा गया था, बेंडेन के द्वारा देखा गया था, और इसको डिस्कवर कौन किए थे, ये नहीं होता है कि एक बार फर्स्ट टाइम हमने इसको देखा था लेकिन हमने उसको डिस्कवर नहीं किया था, उसको क्या उसका प्रोसेस है
उसके बारे में नहीं जगह पूछा था। तो ये बेंडेन ज़्यादा चर्चित नहीं है, ठीक है ना। ये सेंट्रोसोम के बारे में अगर हम बात करें तो बेंडेन ज़्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन हाँ याद रखिएगा वेन वेन बेंडेन ये जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था, लेकिन जो डिस्कवर किया था ये बहुत पूछा है, तो बोरबी ने डिस्कवर किया था, ठीक है, 1888 में। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट ये देखो सेंट्रोसोम अगर बात करें तो सेंट्रोसोम के वर्क के बारे में भी अभी आपको हम बताएंगे। सेंट्रोसोम जो होता है मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल सेल में। प्रेजेंट ये सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। और गोल्गी बॉडीज की बात करें तो ये गोल्गी बॉडीज की अगर हम बात करें तो ये सबसे जो बिगेस्ट, ये देखो हम गोल्गी बॉडीज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल है ये हमारा, ठीक है ना। ये क्या है, ये लिखे ना, हाँ बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल है, क्या है ये गोल्गी बॉडी, ठीक। और ये काम क्या करता है, ये काम करता है सेक्रेट और पैकिंग ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। ये सीक्रेट, ये जो भी हमारे सेल है यूनिट सेल को पैक करता है और उनको आगे के लिए भेज देता है। यानी यहाँ से मतलब सेक्रेटरी मतलब आप समझ रहे हैं, ये स्रावित करता है, किसको करता है, प्रोटीन और लिपिड्स को सीक्रेट करता है, ठीक है ना। ये जो है प्रोटीन और लिपिड्स, अभी मैं आपको बताऊंगा लिपिड्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं, प्रोटीन कैसे। प्रोटीन का तो मैं आपको बता ही चुका, जो ऊपर में राइबोसोम, ठीक है ना, राइबोसोम से फॉर्मेशन होता है। लिपिड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेक्रेट करता है, किस किस चीज का, प्रोटीन और लिपिड्स का सेक्रेट करता है, ठीक है। और गोल्गी बॉडीज का फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो गोल्गी बॉडीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एक्रोसोम लाइसोसोम, ठीक है ना, गोल्गी बॉडी फॉर्म करता है इन दोनों को, इसके, ठीक है ना। यहाँ फॉर्मेशन हम लिखे ना, इट्स अ फैसिलिटी द फॉर्मेशन। तो गोल्गी बॉडीज किसको फॉर्म करता है, तो एक्रोसोम और लाइसोसोम के बारे में को फॉर्म करता है। तो एक्रोसोम का वर्क जो है, थोड़ा सा एक बार हम इसे देख लेते हैं। तो एक्रोसोम का वर्क जो है ये करता है फैसिलिटेट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड वर्क करता है। अगर हम बात करें तो एक हम सेल ले लेते हैं, ये मेल गैमेट्स लेते हैं, ठीक है, एक मेल गैमेट्स लेते हैं, ठीक। ये हो जाते हैं हमारे, ठीक है, ये हो जाते हैं मेल के, ठीक है ना, मेल मेल न्यूक्लियस। ये अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, तो मेल न्यूक्लियस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, इसमें 23 क्रोमोसोम है, ठीक है ना। इसको हैप्लॉइड कहेंगे, क्या कहेंगे हम, हैप्लॉइड, ठीक है। ये क्या है, क्रोमोसोम है, कितने हैं, तो 23 हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हो जाएंगे मेल न्यूक्लियस, समझ रहे हैं आप। थोड़ा सा मैं इस पे लिख नहीं पा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। मेल न्यूक्लियस, और एक हम ले लेते हैं ओवम, ठीक है, ये हो गए ओवम, ये फीमेल क्रोमोसोम हो गए, ठीक है ना। अब ये भी कितने हो गए, ये भी 23, ठीक। अब ये भी 23 हो गए, ये भी 23 हो गए। ये जो दोनों दोनों मिलके ये क्या बनाएंगे, पहले ये प्रोसेस एक जाएगा। मैं यहाँ बनाता हूँ, थोड़ा देखिए, ये स्पर्म गया और यहाँ से ये, ठीक है, इसको हम कहेंगे जाइगोट। और ये दोनों का मिला के कितने हो गए, 46। और जब ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, इसी को क्या हम कहते हैं, डाईपोल डिप्लॉयड, ठीक है ना। ये पूछा है हैप्लॉइड, क्या एग्जाम में ये पूछा है, तो ये देखो हैप्लॉइड क्लियर होना चाहिए भाई। ये जब सिंगल सेल है तो हैप्लॉइड है, और जब जब डबल सेल आ गया, ये क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, तो 23 23 23 दोनों होते हैं इसमें, ठीक है, 23 प्लस 23, ठीक है। 23 किसके हो गए, फीमेल के, और 23 किसके हो गए, मेल के गैमेट्स हो गए। ये दोनों गैमेट्स मिलकर 46 हो गए, ठीक है। तो एक्रोसोम से रिलेटेड अगर आता है तो आप समझिएगा ये सेक्सुअल हम लोग का फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड वर्क करता है। अब थोड़ा सा लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो हमारा लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम, ये वर्क इसका अगर हम बात करें तो इससे सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। इसके डिटेल्स मैंने नीचे लिखे होंगे, थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डी ड्यूवे, इन्होंने क्या किया था, इसको खोज किया था, ठीक है। और लाइसोसोम को हम किस किस चीज से जानते हैं, इसके बारे में हम देख लेंगे। इनके वर्क के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ भी पढ़ लिया, ये एक बार ही वर्ड नहीं आएगा, ये कई बार आएगा। और इसे आपको ना ऐसा नहीं सोचिए कि मुझे रटना है, ये आपको मतलब क्लास करते करते इतने बार मैं इन गोल्गी जोड़ीज, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, ये सब इतने बार मैं बोलूंगा कि आपको याद हो जाएंगे। एक्रोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, ये आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे गोल्गी बॉडीज हुआ, बिगेस्ट सेल ऑर्गन बताए हम, इसके डिस्कवर किए हैं गोल्गी, कैम्बियो गोल्गी, इसी कारण इसका नाम गोल्गिस पड़ा है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये जो है किस चीज़ का क्या करता है, सीक्रेट कराता है, किस चीज़ का, प्रोटीन और लिपिड्स का कराता है, पैकिंग ऑफ यूनिट ऑफ सेल है ये। ठीक, या अगर इसका रोल ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो गोल्गी बॉडीज में जो होते हैं एक्रोसोम लाइसोसोम के थ्रू से होते हैं फॉर्मेशन। ठीक है, स्पर्म हेड एंड द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, मैंने इसमें सेम डिटेल्स आपको एक्रोसोम से रिलेटेड बता दिया है। लाइसोसोम का डिस्कवर किसने किया, डीडब्ल्यू ने किया है, और इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। अगर लाइसोसोम की अगर बात करें, इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैं आगे आपको लेक्चर में बताऊंगा सुसाइडल बैग क्यों होता है। ठीक, ऑटोग्राफिक यूनिट ऑफ सेल, यानी पुराने और खराब सेल जो हो जाते हैं अपने अंदर बंद कर लेता है, समझा, ये जैसे डेड सेल हो गया, इसको अपने अंदर बंद करके और ये इसको नष्ट धीरे धीरे करने में स्टार्ट कर देता है। जैसे कैंसर के सेल हो गए बहुत सारे, इसी तरह ये वर्क करता है। वो देखता है कि ये भाई खराब सेल है, तो उसको अपने अंदर धीरे धीरे मान लो ये सेल खराब है तो इसको अपने अंदर धीरे धीरे खाना स्टार्ट करता है। ठीक है, और धीरे धीरे खाकर इसे अपने अंदर धीरे धीरे नष्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, डाइजेस्टिव बैग भी इसी को कहते हैं, क्लीनिंग यूनिट ऑफ सेल भी इसी को कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा है क्लीनिंग यूनिट ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम में। बहुत सारे बच्चे माइक्रोकॉन्ड्रिया को मार्क कराए थे, जो कि माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्म करता है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का किसने मतलब नाम दिया है, ठीक है, डिस्कवर किसका किया था, एल्टमैन के द्वारा किया गया है। और अगर नेम गिवन दिया हुआ है तो बेंटा के द्वारा इसका नाम दिया था। ये एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, एल्टमैन मार देते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर अगर हम देखें तो इसका नाम पूछा गया कि इस माइक्रोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया है। अगर डिस्कवर मिलेगा तो नो डाउट आप इसको मारिए, अगर डिस्कवर नहीं पूछता है, सिर्फ नाम पूछता है, तो बेंटा को मार के आगे बढ़िए। ये डबल मेम्ब्रेन सेल होता है। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ, मैंने अभी ऊपर बताया कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और इसके अंदर, हाँ, माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, बिसाइड द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम कहाँ होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर न्यूक्लियस के बिसाइड होता है। और हम लोगों ने ऊपर जो पढ़ा था वो याद है ना, मैंने न्यूक्लियस के अंदर क्या पढ़ा था। हाँ, तो क्रोमोसोम उसमें अंदर होते हैं, और यहाँ पे डीएनए में इसमें दिखा रहा है माइक्रोकॉन्ड्रिया में क्रोमोसोम कहाँ है, हमने बाहर, क्रोमोसोम बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। अरे अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा ना इसमें, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ये क्रोमोसोम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस के इनसाइड, यहाँ पे ये देखिए इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं ना। और यहाँ पे हम लोगों ने वही माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या हो जाता है यहाँ पे, ये क्रोमोसोम बिसाइड द न्यूक्लियस। तो इन चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन। और एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत बार पूछा है। ठीक है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या कहता है, ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ O2 में। ठीक है, और जिससे हम एनर्जी फॉर्मेशन होता है, उसी को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछा हुआ है कई बार। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो O2 में अपना ग्लूकोज टूटेगा। ठीक है ना, राइबोसोम क्या होता है, ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये भी देख लीजिए। अब थोड़ा सा हम राइबोसोम क्या होता है ये देखेंगे। तो राइबोसोम खोज किया गया है पलाडे के द्वारा। राइबोसोम किसके द्वारा खोज किया गया, तो पलाडे के द्वारा। इट आल्सो कॉल्ड पलाडे पार्टिकल, इसको पलाडे पार्टिकल भी कहते हैं। और ये RNA, ठीक है ना, RNA द्वारा इसे प्रोटीन फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है ना, अभी हमने आपको बताया था ना कि RNA जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, mRNA, tRNA और rRNA। ये राइबोसोम क्या करता है, ये rRNA प्रोटीन फॉर्मेशन इन दिस, राइबोसोम में प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, rRNA की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो RNA का यहाँ लिखा हुआ है,
राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। राइबोसोम कंटेंट क्या रखता है, तो ये आरएनए को कंटेंट रखता है। ये साइट क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को फॉर्मेशन कर जाता है। और ये प्लाडे मैंने जो बताया, ये जॉर्ज प्लाडे एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये किया गया था, इसलिए उसे प्लाडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इंडो रेक्टिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके बारे में देखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसका क्या काम है। इसे हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन सेल। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो ये एक सेल हो गया और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब इसके ऊपर एक स्केलेटन जमा हो रहा है, फिर इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये। इसी को हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन सेल, ठीक है। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक न्यूक्लियस जमा होने लगते हैं, उसे साइटोस्केलेटन कहने लगते हैं। अब ये डिवाइड होता है इंडो रेक्टिकुलम यानी ईआर दो भागों में, ठीक है। ये दो भागों में डिवाइड हो, अगर इसको हम करेंगे समझने के लिए, एक हम करेंगे कहाँ, तो एस ई आर में, एस ई आर, और एक हम लोग करेंगे इसमें, तो आर ई आर। ये दोनों क्या है, एस ई आर और आर ई आर क्या है, स्मूथ इंडो रेक्टिकुलम, ठीक है ना, स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ इंडो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहेंगे, और उसी तरह इसको रफ, ठीक है, रफ ईआर में लिख देता हूँ, ठीक है ना। ऊपर में लिखा हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, वही वही वर्ड को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इन दोनों का वर्क क्या है, ठीक है। तो पहले मैं ये स्मूथ वाले के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। अगर ये जो स्मूथ वाला है, तो इसकी डायग्राम कुछ ऐसी होती है, ठीक है। ये हो गया, ये क्या करते हैं स्मूथ वाला, ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है ना। और लिपिड्स का वर्क क्या होता है, लिपिड्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल, ठीक है। स्मूथ ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। ये जो स्मूथ इंडो रेक्टिकुलम है, ये क्या करता है वर्क, तो ये करता है फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं, ये लिपिड को फॉर्मेशन कराता है। और लिपिड किसको फॉर्मेशन कराता है, वो सेल का फॉर्मेशन। तो अगर एग्जाम में पूछे क्या सेल का फॉर्मेशन लिपिड द्वारा होता है, तो हाँ होता है, ठीक है। तो लिपिड्स हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ सेल। और हमारा जो बॉडी है वो किससे बना है, तो लिपिड और सेल से ही बना है, ठीक है। हमारा जो बॉडी है वो किसी से बना है, लिपिड और सेल से बना है। और यहाँ पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अगर इसकी डायग्राम की बात करूँ, तो इसकी भी डायग्राम सेम ऐसा इसी तरह जाएगा, और इस तरह हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाने नहीं आ रहा है, ये इसके ऊपर थोड़ा से दाने 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 जैसे आ जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे। और ये दोनों जो हो जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं राइबोसोम, ठीक है। ये क्या है, राइबोसोम, ठीक है। और ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ड्यू टू राइबोसोम। अगर जब इसमें राइबोसोम आ जाते हैं, इसमें राइबोसोम नहीं है, ठीक है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है लिपिड बनाने में, और लिपिड हेल्प करता है सेल बनाने में। और ये क्या करता है, प्रोटीन को फॉर्मेशन, ये क्या किस में वर्क करेगा, ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ से हो गया, राइबोसोम से, ठीक है। अब थोड़ा सा हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझ लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए सैंडविच, इसका बस एक एक टर्म से, सिर्फ एक डायग्राम से इसका समझेंगे। ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये देखिए बर्गर जैसा बनाएंगे आपको हम, ठीक है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा, बस तो ऊपर क्या हो जाएंगे, बस यही डायग्राम याद रखो काफी है भाई, लिपिड्स, ठीक है। बीच में हो जाएंगे प्रोटीन, फिर क्या आ जाएगा, लिपिड्स, ठीक है ना। ये एल पी एल, ठीक है।
तो इसमें ये इसे सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, सेल सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को, इसे क्या कहा जाता है, सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। और ये किस चीज से बना हुआ रहता है, तो ये फास्फोलिपिड्स प्रोटीन के लेयर से बना हुआ रहता है। किसके लेयर से बना हुआ है, फास्फोलिपिड्स प्रोटीन लेयर। ठीक है, और इसको निकोल्सन और सिंगल, ठीक है ना, इसके बारे में बताए कौन थे। This agreement this agreement was prescribed by and described by Nicholson and Singer। सिंघल यहाँ सिंगर दिया हुआ है, इसे ध्यान दीजिएगा, SINGHAL, सिंघल। ठीक है ना, ये स्किन के लेयर हो गए, इट फॉर्म अ थिन सेल स्किन लेयर। तो इस चीज के बारे में हम लोग समझ लिए। अब थोड़ा सा जो हम लोगों ने पढ़ा, तो क्या हम लोग उस क्वेश्चन को कर पाते हैं, इस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। अगर हम आपको साइटोस्केलेटन सेल के बारे में डायग्राम में बताए होंगे तो आपको ध्यान होगा, ऐसे हमने बताया था, ये न्यूक्लियस के ऊपर ये अपने आप जमा होते रहते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कौन है इसमें से आंसर, आप मारिए, मैं 2 मिनट का समय देता हूँ आपको। चलिए, इसका आंसर जो है ये ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन सी है। ठीक है ना, ये कैसे है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये SER और RER, इसमें क्या होता है, ये मैंने बताया था ना आपको, ये लिपिड्स को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन को फॉर्मेशन करते हैं। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दोनों का वर्क करता है। ठीक है, ये लिपिड्स को बनाने में वर्क करते हैं, और ये क्या, प्रोटीन। ठीक है ना, ये दोनों भूलिए नहीं। ठीक है, जिन बच्चों ने इस चीज का आंसर नहीं दिया उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जिनको नहीं पता है बताइएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल, मैंने आपको बताया था ना, प्रोकैरियोटिक सेल किसी से बने होते हैं, पेप्टिडोग्लाइन और मर्मरिक एसिड से, ये दोनों से मिला के प्रोकैरियोटिक सेल किसी से बने होते हैं, ये जो कि ये अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये मैंने आपको बताया था, जो प्लांट सेल, ठीक है ना, प्लांट सेल बने हुए थे ना इसके, जिसमें सेलुलोज होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक सेल वाज मेड ऑफ द पेप्टिडोग्लाइन और मर्मरिक एसिड। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। विच सेल ऑर्गेनल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। याद आ रहा है कुछ, एक्रोसोम हेड स्पर्म सेल, याद आ रहा है एक्रोसोम मैंने क्या बताया था। ठीक है, मारिए आप आंसर, पहले मार लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा गोल्गी बॉडीज। सेंट्रोसोम अलग होता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, सब मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है क्या डिफिनेशन होता है। आप ऊपर में देखिए, अगर नहीं, अगर अगर अभी भी क्या होता है सेंट्रोसोम, अगर कोई पूछ रहा है, अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो आप ऊपर का लेक्चर फिर से बैक करके देखिए। लाइसोसोम क्या होता है ये भी आप बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, राइबोसोम क्या है ये भी आप बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को इसको बताइए, आप आंसर मारिए। पहले साइटोलॉजी क्या है ये आपको पता है, ये सेल के स्टडी को कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ द सेल, इसे किसने किया था, रॉबर्ट हुक। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कितने में किए थे, 1665 के लपेट में इन्होंने किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ द साइटोलॉजी कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस न्यूक्लियस inside the nucleus of the cell? क्वेश्चन नंबर 5 आप मारिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के हो जाएंगे फोंटेना, ठीक है ना। मैंने सारे सवाल ऊपर में आपको करा चुके हैं, मैंने सारे डिटेल आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अब यहाँ थोड़ा सा मैंने एक स्टेटमेंट क्वेश्चन डाला है, थोड़ा सा इसे पढ़िए समझिए, उसके बाद हमें 2 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूँ। स्टेटमेंट क्वेश्चन यही पैटर्न चल रहा है बाबू, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसी तरह का पैटर्न है। ऊपर मैंने बेसिक थोड़ी कराए, अब यहाँ से आप क्वेश्चन को जो मैंने आपको पढ़ाया अब इसको मारिए आप। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइबोसोम। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम आर राइबोसोम आर ओनली 80 सेल्सबर्ग एंड टाइप एंड 70 सेल्सबर्ग इज कंप्लीटली absent। क्वेश्चन पहला हो गया। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन को मारिए। तो ये पढ़िए, यूकैरियोटिक जो है 80 और 70 दे रहा है, जो मैंने आपको पढ़ाया है। ये क्या करता है, सिर्फ ओनली ये दोनों को कहाँ से करेगा भाई, ये 17 यूकैरियोटिक करता है, ठीक है ना, 17 सेल्स वर्क करता है। और ये क्या इसमें क्या करता है, राइबोसोम जो होता है इनसाइड देयर द माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, राइबोसोम इनसाइड देयर द माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। तो ये भी क्वेश्चन का सिर्फ स्टेटमेंट 2 याद है ना। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का, वो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो ये सिर्फ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार देखेंगे, ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल डिस्कवर। ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट आपको अभी अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था ना, ये किसके द्वारा स्टेटमेंट है, ये सही है। और ये देखिए, द टर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म वाज क्वाइंड बाय द सेल। बताइए आंसर। तो ये जो स्टेटमेंट है विलक्रॉड के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, मतलब पुराने जीव के बाद ही मतलब नए जीव का उत्पन्न होने होने होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। और ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये क्वाइंट किसके द्वारा है, सेल के द्वारा नहीं हुआ था भाई, ये किसके द्वारा हुआ था, प्रोकिन्जे। ये मैंने आपको आगे बताया था। तो इसके कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो इसके ऑप्शन सिर्फ कौन से सही हो रहे हैं, ओनली वन। ठीक है, ओनली वन स्टेटमेंट आर सही है। ठीक है ना, ये सेकंड वाला गलत हो गया, तो ये सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड इसमें जो दिया हुआ है उसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा सही है। दे हैव अ सर्कुलर डीएनए दैट इज नॉट इनक्लोज इनसाइड एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे है एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड अमीबा। बताइए इसके बारे में। तो इसके सिर्फ जो है एग्जाम्पल, ये अमीबा। ठीक है, ये किसके आ जाएंगे, ये आ जाएंगे अमीबा जो है वो है यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल तो नहीं है ये। ठीक है, ये आ जाएंगे प्रोकैरियोटिक के। अमीबा मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ज़्यादा आप समय ना लिया कीजिए, बताया कीजिए, कमेंट में आंसर किया कीजिए। ठीक है, अमीबा है प्रोकैरियोटिक के, तो इसलिए ऑप्शन 8, क्वेश्चन नंबर 8 का ये गलत है। और डीएनए हैड इनक्लोज इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने ये आपको बताया था। ठीक है, तो इसलिए इसके सिर्फ केवल वन यही सही है। ठीक है ना,
डीएनए जो होता है नॉट इनक्लोज होता है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में एक बार देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडो रेक्टिकुलम। ठीक है, स्मूथ इंडो रेक्टिकुलम फ्रॉम द लिपिड्स, याद आ रहा है कुछ? और रफ इंडो हैज द हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज, कुछ याद आ रहा है तो मारिए। चलिए, इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर का लेक्चर देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार समझिए। क्या क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रोकॉन्ड्रिया, इट हैव डबल मेम्ब्रेन सेल। ठीक है, ये आपको बताए होंगे तो कुछ याद आ रहा होगा। और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आप हमें बताइए। इट्स कंटेंट ऑन डीएनए, इसके पास खुद का डीएनए होता है, और क्रोमोसोम अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है नीचे इंग्लिश पढ़िए। नीचे, इसमें केंद्रक के अलावा अपना खुद का डीएनए क्रोमोसोम होता है। बताइए आंसर। तो चलिए, इसका दोनों ही आंसर सही है, ठीक है ना। इसका इसे देखिए, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसके डबल मेम्ब्रेन सेल होते ही होते हैं, और ये खुद का अपना डीएनए रखता है भाई। डीएनए और क्रोमोसोम इसके पार्ट के न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं। मैंने आपको ऊपर में माइक्रोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, यही चीज तो मैं आपको बार बार जोर देके बता रहा था कि ये इस चीज को ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसके कौन से ऑप्शन है? इसके ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो अब हमारा ये सीरीज, ये हमारा क्लास आज का लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। इसके आगे के हम लेक्चर जिनमें ये भी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, जिन जिनको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और यूट्यूब का एल्गोरिथम है ना, कि आप जैसे मतलब लाइक करते हैं, वो उनको लगता है कि भाई ये वीडियो को आगे पब्लिश करना चाहिए। ठीक है ना, तो जो भी बच्चे को इंटरेस्ट आ रहे हैं वो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों को भेजें जिनका एग्जाम है, 2 महीने के अंदर पेपर है, उन्हें आप इस चीज़ को शेयर करें ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।